हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका एग्ज़ाम 11 तारीख से निर्धारित है और सेकेंड शिफ्ट में 11 तारीख को आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। फिर 12 तारीख को, है ना, 12 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट में मैथ और साइंस का पेपर है, ठीक है। और सेकेंड शिफ्ट में सोशल साइंस और दूसरा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसका पेपर है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अलग दूसरे सब्जेक्ट्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाइए उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? ठीक है, 1815 में युद्ध हुआ था फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की सेना एक तरफ थी और ब्रिटेन, है ना, और ब्रिटेन और उसके अलायंस जो थे उसकी सेना अलग थी, ठीक है। और उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसकी हार हुई थी और वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो 1815 में किसकी युद्ध हुई थी? वाटरलू की युद्ध हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटरलू, ठीक है। आप ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो होती है ना, कब से शुरू है? 1789 से। कब से? 1789 से, ठीक है। चलिए, उस समय कौन था फ्रांस की क्रांति के समय? फ्रांस के राजगद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां, ठीक है। चलिए, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था। पहला जो था वो था पादरी वर्ग। पहला क्या था? पादरी वर्ग था, ठीक है। दूसरा था कुलीन वर्ग। दूसरा क्या था? कुलीन वर्ग, ठीक है। और तीसरा जो था वो आपका जो वर्ग था वो क्या था? जनरल, यानी उसमें कृषक वगैरह सब कोई आते थे, ठीक है। जनरल वर्ग जो था, तो उसमें सबसे ऊपर जो पादरी वर्ग था वो भी 2 भागों में विभाजित था, उच्च पादरी और निम्न पादरी। तो उच्च पादरी, जिसमें निम्न पादरी वाले जो थे वो क्रांतिकारियों का साथ दिए थे, ठीक है। पूजा पाठ, मतलब जो भी पादरी वाला कार्य होता था वो निम्न पादरी ही कराते थे। उच्च पादरी क्या करते थे? केवल पैसे के मालिक होते थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होता था? उच्च पादरी वर्ग के पास होता था, ठीक है। चलिए, तो कितने वर्ग में विभाजित थे? 3 वर्गों में विभाजित थे। नेक्स्ट, अच्छे, एक चीज, टाइद। टाइद जो था वो क्या था? एक कर था। जो कैसा कर था? धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर। कौन था? टाइद। और जनरल कर जो देता था सब, है ना, कृषक लोग चुकाता था, उसको क्या बोलते थे? टाइद, ठीक है। चर्च में विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो पादरी वर्ग कहा जाता था, ठीक है। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संविधान कब बनता है? 1791 ईस्वी में। कब बना? 1791 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फ्रांस के 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? क्या क्या ऑप्शन है? आतंक का राज, निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज और तानाशाही राज। तानाशाही तो रहा नहीं था, है ना। तो क्या, कौन सा काल था ये? आतंक का राज था, है ना। सारे डिसाइड किए थे गणतांत्रिक राज्य के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था 1793-94 के समय, ठीक है। जैकोबिन क्लब का जो मालिक था वो बैठ गया था गद्दी पे, और उस शासन को भी किस नाम से जाना गया? आतंक का राज, क्योंकि मोनोपोली उसमें डाला गया था, ठीक है। तो पांचवा का सही आंसर आतंक का राज। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 से पूर्व किसका था? जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक की क्रांति होती है 1917 में, है ना। तो उस समय कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। रूसी सांसद का नाम क्या था? तो रूसी सांसद का नाम क्या है? ड्यूमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी ड्यूमा। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन। ये किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? ये है आपका रूस की क्रांति से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना,
कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। ठीक है, तो ये चारों इसका इंपॉर्टेंट, हाँ, चारों इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? रूसी क्रांति का। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को हटाना था, रूस को हटाना था। जमीनी किसानों को देना था, जमीन किसानों को, सबको इक्वलिटी की बात चल रही थी। इसका जड़ कहाँ था? फ्रांस की क्रांति 1789 जो है उसी के आधार पर, है ना, यहाँ पे भी क्रांति हुई थी, जड़ वही था। कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों के समानता का दर्जा देना, ये चारों था। खूनी रविवार, खूनी रविवार 1905 में हुआ। कब? 20 जनवरी 1905 को। ठीक है, जिसमें जार की जो सेना थी वो क्या की थी, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन सब पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, जो महल की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसमें ऐसे बोला जाता है कि 99 लोग डेथ किए थे, लेकिन, है ना, ये उनका आंकड़ा है, मतलब गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इससे कहीं अधिक उसमें डिमाइज हुआ था, मौत हुई थी। ठीक है, कैजुअलिटी हुई थी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर रेखा, है ना, मीन टाइम जो है वो, इंडियन मीन टाइम जो है वो कहाँ से क्रॉस किया है? तो 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर। कहाँ से? 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा किससे गुजरती है? याद रखिए, गमछा, झारब, मित्र, ये आप याद रखिए। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, राजस्थान, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ से, है ना, यहाँ से इन्हीं राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरी हुई है। कितना? 3 3 6 और 2 8, 8 राज्यों से होकर के ही कर्क रेखा जो है वो गुजरी हुई है। तो गुजरात है। म से मध्य प्रदेश, तो ये भी है। छ से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ नहीं है ऑप्शन में। झ से झारखंड है। राजस्थान, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो उड़ीसा नहीं ना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ से ये गुजरा हुआ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची जो शिखर माउंट एवरेस्ट है किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, वो ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से क्या है? समुद्र है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, पेनिनसुलर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? जो न्यूली डिपोजिट सॉइल होते हैं, है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उनको जाना जाता है खादर। क्या होते हैं? खादर। और भांगर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुराने निक्षेप। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, तो क्या है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो देखिए, अगर इसको हम इंडिया मैप, है ना, गुजरात इसको मानते हैं, तो यहाँ से मैंगलोर, यहाँ से गोवा तक जो है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। कोंकण, क्या बोलेंगे इसको? कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। गोवा तक कोंकण। गोवा से कर्नाटका, ठीक है, मैंगलोर का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़। क्या बोलते हैं? कन्नड़। और उसके नीचे जो सबसे लास्ट पार्ट है नीचे तक, उसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार। सॉरी, क्या बोलते हैं? मालाबार। इधर को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये क्या है? कोरोमंडल। इसके ऊपर उत्तरी सरकार, नॉर्थ सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोमंडल तो होगा नहीं, तो क्या होगा? कन्नड़। क्या होगा? कन्नड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस द्वीप को का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है?
प्रवाल भित्ति से किसका निर्माण हुआ है? लक्षद्वीप। कोरल डिपॉजिट से किसका निर्माण हुआ है? किस आइलैंड का? तो लक्षद्वीप का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? अमेजन की। और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? गंगा की। क्लियर है? जहां तक सिंचाई का कार्य होता है उतना क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? तो देखिए, आप इंडिया का अगर मैप, एक मिनट, अगर इस तरह से इंडिया का मैप अगर आप देखें, इधर क्या है? अरब सागर, और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो जो भी नदी, जैसे गंगा है ना, सोन तो मान लो गंगा में आकर के मिल गई, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, गोदावरी, ठीक है, ये सारी नदियां जो है, कृष्णा, ये सब कहाँ जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। लेकिन नर्मदा, तापी, ये दोनों, ये नदियां जो होती है वो कहाँ जाती हैं? अरब सागर में। किसमें? अरब सागर में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी नर्मदा। ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी को। पालमपुर गांव में कितना प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे इसको। ठीक है, आपको पता है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। खरीफ फसल की अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि क्या होती है? जून से लेकर के अक्टूबर तक। ठीक है। और रबी फसल की अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न के उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न के उत्पादन से। इसमें क्या हुआ था? HYV, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, सीड्स की वेराइटी है जो कि कम, उतना ही सीमित क्षेत्र में ही ज़्यादा उत्पादन का क्षमता HYV सीड्स के पास, बीज के पास था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या होगा? पूंजी तो औजार नहीं, भवन नहीं, मशीन नहीं, क्या होगा? नगद पैसा तथा कच्चा माल जो है वो कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? गैर कृषि क्रिया यानी जो कृषि पर निर्भर नहीं है। खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री। तो गैर कृषि क्रिया क्या है? बिक्री, सेल। तो खाद एवं बीज की बिक्री जो है वो गैर कृषि क्रिया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन एक क्या कहता है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। किससे? शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्या होगा? एक, केवल एक सही है कि दूसरा सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है? तो क्या होगा? दोनों सही है। कथन एक और कथन दो क्या होगा? दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति कौन सी जनसंख्या है? तो शिक्षित होना चाहिए और स्वस्थ जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो बेरोजगारी को कौन सा परिभाषित कर रहा है? देखो, पहला क्या है? जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। देखिए, काम मजदूरी पर काम भी करे, अगर काम मिल रहा है उनको, तो वो बेरोजगारी की संज्ञा में नहीं आएगी। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिले, है ना, तो अगर मजदूरी, प्रचलित मजदूरी है, उस पर इच्छुक है कोई व्यक्ति कि हम उस पर काम करेंगे और फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, है ना, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो कौन कौन है? सेतु पाठ्यक्रम भी है और स्कूल लौटो शिविर, दोनों चलाया गया है। तो क और ख दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है?
क्या है ऑप्शन? जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, ये मौसमी बेरोजगारी नहीं है। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है? जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, ठीक है, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर। फसली मौसम में ही रोजगार, दोनों एक ही टाइप का, जिसे कोई एक पार्टिकुलर मौसम में भी रोजगार मिल रहा था, लेकिन ये मौसमी बेरोजगारी जो है वो मौसम से रिलेटेड नहीं है, है ना। इसलिए हम इस ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे। तो कौन सा सही होगा? जब वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त होता है या फिर कुछ महीने रोजगार न मिलता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या क्या है? कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, कुछ विशेष लोगों का शासन। तो लोगों का शासन, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है, उसी को क्या है, उसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ये तो है। एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये नहीं है, ठीक है। एक ही राजनीतिक दल का शासन हो, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति शासन कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्या है ऑप्शन? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है, सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, चलिए ठीक है। लोकतंत्र शासन का वह एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, गलत हो गया। वंशागत शासन जो हो गया वो आपका कहाँ हो गया? राजशाही, है ना, राजतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक ना होकर के वो क्या हो जाएगा? राजतंत्रात्मक, ठीक है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है कौन है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र जो है वो मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। दूसरा क्या है? एक मिनट, ठीक है। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक शासन पद्धति द्वारा दूसरों से बेहतर है, क्योंकि शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ठीक है, सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ठीक है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, तो बढ़ाता है, नागरिकों का ही सम्मान तो बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? कब की? 1999, ठीक है, कब की? 1999 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ कब? 1994 को। और 10 मई 1994 को, है ना, शपथ ग्रहण किए कौन? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में, है ना, रोहिन्यिल्ला उनका नाम था, है ना। तो उनका पूरा उपनाम जो था, जिस नाम से वो जाने गए, है ना, आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1994। और 10 मई 1994 को उन्होंने शपथ ग्रहण करा था, ठीक है। चलिए, अफ्रीकी गांधी। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो किस में था? दक्षिण अफ्रीका में ही था। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324, 250, 385, 299। तो क्या होगा? 299। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, ये प्रावधान नहीं रहता, ठीक है। देश का नाम रहेगा, विधायिका के अधिकार रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, है ना, संविधान के प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ग 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।